दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। माँ जी चाय लीजिए। अचानक कविता की आंख खुल गई। सामने देखा तो बहू सुबह की चाय लिए खड़ी थी। रख दो, मुंह बनाते हुए कविता ने कहा। बहू चाय रख कर चली गई। चाय पीते हुए कविता जी फिर सोचने लगी, इन 55 वर्षों में कितना कुछ बदल गया। कभी सुबह का समय मेरे लिए कितना व्यस्त हुआ करता था। हमारे समय में सुबह उठकर बुजुर्गों के पांव छुए जाते थे, मगर आज कल की बहुओं के पास तो समय ही नहीं होता। सास ससुर के पांव छूने के बाद ही मेरी दिनचर्या शुरू होती थी। प्रशांत और विशाल को स्कूल भेजना, पति के कार्यालय के लिए लंच तैयार करना, सास ससुर की असीमित मांगों को पूरा करना, देवर नंद का जमघट, रिश्तेदारों का तांता और यह सारा काम मैं बेटी सुमन को गोद में लिए हुए करती थी। दादी कपड़े पहना दो, स्कूल जाना है, मम्मी नाश्ता बना रही। पोते ने आकर कहा तो कविता जी की तंद्रा टूटी। ख्वाबों से वास्तविक दुनिया में आई। चेहरे पर फिर से गंभीरता ओढ़ कर बोली, जाओ छोटी मम्मी से पहन लो। बुढ़ापे में भी चैन नहीं लेने देते। अपने बच्चों का तो किया ही था, अब पोता पोती की भी जिम्मेदारी उठाओ। तुम्हारी माँ क्या कर रही है? दिन भर खाली ही तो पड़ी रहती है। सुबह बच्चों को भी तैयार नहीं कर सकती। अरे थोड़ा जल्दी नहीं उठ सकती? कविता जी बड़बड़ाती हुई दोनों बहुओं को कोस रही थी। वह बर्तन धो रही। राजू अपनी तोतली जुबान से बोला तो कविता जी बिस्तर से उठी और राजू का हाथ पकड़े रसोई घर तक चली आई। क्या बहू, राजू को कपड़े भी नहीं पहना सकती? सारे बर्तन अभी धोना आवश्यक है। मैं बिस्तर से उठी नहीं कि मुझे भी काम पकड़ा दिया। बुढ़ापे में तुम्हारे कामों का मैंने क्या ठेका ले रखा है? यह गुनगुनाते हुए कविता जी बाथरूम में घुस गई। शाम को बड़ा बेटा प्रशांत कार्यालय से आया तो उसने पूछा, क्या माँ तुम तैयार नहीं हुई? मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम लोग चले जाओ। सिर पर हाथ रख कर बैठी कविता जी ने अनमने ढंग से कहा, क्या हुआ माँ, तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं? यह कहते हुए प्रशांत माँ का बुखार देखने लगा। नहीं, मुझे बुखार नहीं, बस यूं ही जरा सिर भारी हो गया है। प्रशांत ने अपनी पत्नी नीता को बुलाकर कहा, नीता माँ को दवाई दे दो, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा, फिर हम सब साथ चलेंगे। अग्रवाल के यहाँ हमारा डिनर है तो माँ को उन्होंने विशेष तौर पर जोर देकर बुलाया। थोड़ी देर में कार्यालय से विशाल भी आता ही होगा, तब तक सब रेडी हो जाओ। माँ ने फिर से झुंझुलाते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। बहुत घूम चुकी हूँ मैं, घूमने की इच्छा मेरी पूरी हो चुकी। तुम लोग जाओ। प्रशांत माँ को मनाने की कोशिश करते हुए बोला, माँ क्या तुम अकेली रहोगी? और फिर हम सब डिनर बाहर था तो खाना भी नहीं बना है। कविता जी फिर से नखरे दिखाते हुए बोली, मेरे खाने की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, और रही बात अकेले रहने की तो तुम लोगों के साथ रहकर भी मैं अकेली ही हूँ। यह कहते हुए अपने कमरे में चली गई। अवाक प्रशांत माँ को देखता रह गया। अपने कमरे में लौटकर प्रशांत ने नीता से कहा, सबको कह दो कि आज डिनर पर कोई नहीं जाएगा। नीता तैयार थी, कुछ नहीं बोली और कपड़े बदल कर रसोई में चली गई। डिनर बनाने की तैयारी करने लगी। सासुमा के यही नखरे रहते हैं। उन्हें पता है कि अगर वह नहीं जाएगी तो उनका आज्ञाकारी पुत्र भी नहीं जाएगा और ना ही परिवार से कोई और सदस्य जाएगा। अब क्या पैरों में गिर कर गिड़गिड़ाएं, कितना मान सम्मान तो करते हैं, लेकिन सासुमा है कि सिर पर चढ़ी जा रही है। यह बड़बड़ाते हुए नीता सब्जियां काटने लगी। देवरानी भी अपने कामों में लग गई। बच्चे उदास होकर पढ़ने बैठ गए। पूरे घर में मातम सा छा गया। विशाल जब घर लौटा तो उसकी पत्नी रिया ने उसे सब कुछ बता दिया। वह यह कहकर कि रात को देर से लौटेगा और फिर बाहर निकल गया। रात का सन्नाटा था, लगभग सभी लोग सो चुके थे। प्रशांत को नींद नहीं आ रही थी। वह आज उदास था, इसीलिए नहीं कि आज वह डिनर पर नहीं गया, बल्कि माँ को लेकर उसका मन दुखी था। बगल में नीता सो रही थी। उसने धीरे से आवाज़ दी, नीता क्या हुआ? शायद वह भी जाग रही थी। सारे दिन घर के कामों में व्यस्त रहते हुए नीता रात को बिल्कुल निढाल हो जाती है। उसे प्रशांत से बात किए हुए कभी कभी कई दिन हो जाते थे। कभी बात करती तो उसे अजनबी की तरह लगता। प्रशांत भी उसकी मजबूरियों को समझते हुए उसे सोते हुए कभी परेशान नहीं करता था। यह माँ को क्या हो गया है नीता? प्रशांत ने पूछा। मैं क्या जानूँ, तुम्हारी माँ है, तुम ही पूछो। नीता ने अनमने ढंग से कहा तो प्रशांत बोला, क्यों, वह तुम्हारी माँ नहीं है?
उन्होंने मुझे कभी बेटी समझा ही नहीं, फिर वह मेरी माँ कैसे हो सकती? मैं तो सिर्फ उनकी बहू हूँ, बिना रक्त मांस की, बिल्कुल मशीनों की तरह उनकी मांगों को पूरी करने वाली। प्रशांत बोला, ऐसा मत कहो नीता, पहले तो वह ऐसी नहीं थी। पता नहीं, मैंने तो जब से इस घर में कदम रखा है वह ऐसी ही है। प्रशांत बोला, अवश्य हमारी सेवा में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। क्यों? माँ दिन ब दिन अपने आप में सिमटती जा रही, किसी से कुछ कहती नहीं, अपने मन की बात किसी को बताती नहीं। नीता तुनक कर बोली, हाँ, परंतु सभी की बातों में दखल अंदाजी अवश्य करती है, और जरा सी गलती हुई नहीं कि व्यंग करना शुरू और मेरे पूरे खानदान पर ताने कसने में वह कभी नहीं चूकती। मोहल्ले भर की खबर रहती है उन्हें, दिन भर तो बाहर की महिलाओं के साथ खिलखिलाती रहती, जब आप आते हो तो मुंह बनाकर बैठ जाती। प्रशांत ने धीमे स्वर में कहा, बस करो नीता, आखिर वह इस घर में सबसे बड़ी है। अगर हमारी गलतियों पर उंगली उठाती है तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे सोने दो प्रशांत, अंधेरे में ही उठना पड़ता है। तुम लोगों का क्या है, 8 बजे आराम से उठोगे। यह कहते हुए नीता ने करवट बदल ली। प्रशांत की आंखों में नींद नहीं थी। जाने क्यों बचपन से लेकर आज तक की सारी बातें उमड़ घुमड़ कर सामने आती जा रही थी, और प्रशांत उन्हीं में खो गया। प्रशांत जब 10 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हुई थी। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा प्रशांत था, उसके बाद विशाल था, सबसे छोटी सुमन। उस वक्त माँ की गोद में थी। पति की मृत्यु के इस भयानक सदमे को कविता ने अपने सीने में हमेशा के लिए कैद कर लिया था। बच्चों के सामने इसे कभी बाहर नहीं निकलने दिया। कविता के सामने लंबी अथाह जीवन पड़ा था। अपने संघर्ष के दिनों में चट्टान बनकर कविता ने अपने जीवन की गाड़ी को किसी न किसी तरह खींचा था। पति द्वारा संचित थोड़ी सी पूंजी से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया कि वह अपना जीवन स्वयं जी सके। माँ के संघर्षों में हिस्सा बांटता प्रशांत बचपन से ही समझदार था। परिस्थितियों ने उसे घर की जिम्मेदारियों में लपेट रखा था। माँ उसके जीवन की आदर्श थी। कविता के तीनों बच्चे महत्वाकांक्षी थे। जिस दिन प्रशांत इंजीनियर बना, कविता को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। लंबे कष्ट भरे दिन उस दिन बहुत छोटे प्रतीत हुए। वर्षों से सीने में दबाए उसके सारे गम आज बाहर निकल पड़े थे। उस दिन बंद कमरे में पति की तस्वीर के सामने कविता फूट फूट कर रोई थी। अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? मैंने माँ और बाप की दोहरी भूमिका निभाते हुए अपना फर्ज पूरा किया। 3 वर्ष के बाद विशाल को भी एक फर्म में नौकरी मिल गई। दोनों बेटों का कविता ने धूमधाम से विवाह किया। बड़ी बहू नीता जब आई थी तब उसकी पढ़ाई चल रही थी, परंतु ससुराल आते ही घर की बड़ी बहू की सारी जिम्मेदारियों से उसे बांध दिया गया और 1 वर्ष में वह माँ भी बन गई। पढ़ाई को तिलांजलि देकर धीरे धीरे घर गृहस्थी में डूब गई, परंतु छोटी बहू नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पति विशाल के सहयोग से उसे कंपनी में नौकरी भी मिल गई। बचपन से ही विशाल और प्रशांत में अंतर था। प्रशांत के जीवन में माँ ही सब कुछ थी। उनके हर गलत और सही फैसलों को वह आंख मूंद कर स्वीकार कर लेता था। ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे माँ को ठेस पहुँचे, चाहे इसके लिए उसे अपनी इच्छाओं खुशियों को ताक पर ही क्यों ना रखना पड़ता। विवाह के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके लिए पहले माँ थी, उसके बाद पत्नी। विशाल के लिए भी माँ सब कुछ थी। आम माँओं से उसे अपनी माँ सबसे अलग लगती थी, परंतु वह माँ का अंधभक्त नहीं था। माँ की गलत बातों का बचपन से ही वह विरोध करता था। उसके लिए गलत बात गलत थी और सही बात सही, चाहे उसे किसी ने भी किया हो। उसके लिए माँ का स्थान अलग था और पत्नी का अलग। सुमन की दुनिया अलग थी। माँ और भाइयों के बीच पली बड़ी सुमन घर के सुख दुख से अलग थी। कम उम्र में ही प्रशांत को नौकरी मिलने के कारण उसने बहन को किसी बात का अभाव नहीं होने दिया। आज सुमन का विवाह एक अच्छे परिवार में हो चुका है। कुल 5 पोते पोतियों, जिसमें 3 प्रशांत के और 2 विशाल के, की दादी बनी कविता जी अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी। परंतु अपने जीवन के इस मोड़ पर आकर कविता जी बहुत बदल चुकी। कभी ममता और वात्सल्य से भरी कविता जी आज कठोर सास बन चुकी। वह शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से बहुओं को प्रताड़ित करती। इससे बेटों से दिन पर दिन दूर होती जा रही। हर समय घुटते रहना और आवश्यकता से ज़्यादा आशाएं रखना उसकी आदत बन चुकी थी। अपने ही घर में अपने को पराया समझना और इतने बड़े परिवार में भी अपने अकेलेपन का एहसास रखना उसे हर समय सालता रहता। उसके अनुसार दोनों बेटों को देर रात तक उसके पास बैठे रहना चाहिए।
वह यह नहीं समझती कि बेटों की अपनी गृहस्थी, पत्नियां हैं, बच्चे हैं, ड्यूटी से आने के बाद उन्हें अपने परिवार को भी समय देना होता है। लेकिन कविता जी अपने आप को सर्वोपरि मानती। बेटे थोड़ी देर माँ के पास बैठकर अपने कमरों में चले जाएं तो वह बड़बड़ाती रहती। अब इन्हें मेरी आवश्यकता ही क्या है? अब तो इनकी गृहस्थी है, इन्हें माँ की क्या आवश्यकता है? मैंने जीवन भर इनके लिए इतना किया, अब बच्चे पराये हो गए, वगैरह वगैरह। बेटी जब से विदा हुई, कविता जी ने रसोई घर की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। कभी भूले भटके चली भी जाती तो जमीन आसमान एक कर देती। और एक बार ऐसा हुआ कि प्रशांत ने बौखलाकर माँ को अपनी कसम दे दी, बहुओं के होते हुए तुम्हें आज से काम करने की आवश्यकता नहीं है माँ। कविता जी इस मामले में भाग्यशाली थी कि नीता और रिया ने कभी उसकी उपेक्षा नहीं की, उसके सामने कभी जुबान नहीं खोली। एक समय था जब अपने संघर्ष और कष्टों के समय कविता हमेशा उत्साह से भरी रहती, परंतु आज उसके पास सब कुछ, परंतु खुशी और उत्साह गायब है। अपने को बीमार घोषित करती हुई वह बहू और बेटों की हर हरकतों पर नज़र रखते हुए हमेशा जलती भुनती रहती। आज रविवार का दिन था, सभी की छुट्टी थी। माँ जल्दी आओ, खाना लग चुका है। प्रशांत ने माँ को बुलाया। कहराती हुई कविता धीरे से आकर कुर्सी पर ऊपर बैठ गई। आज के दिन की सभी को प्रतीक्षा रहती, क्योंकि घर के सभी छोटे बड़े एक साथ खाना खाते हैं। बाकी दिन तो सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। किसी के खाने का समय फिक्स नहीं रहता। खाने के लिए सबसे ज़्यादा परेशान कविता जी ही करती। एक तो समय पर नहीं खाती और फिर जब भी खाती हैं तो तुरंत का बना खाना ही खाती। इस कारण नीता का सारा दिन रसोई घर में ही बीत जाता है। रिया तो ऑफिस चली जाती है, परंतु जितनी देर रहती है नीता की मदद किया करती थी। नीता को कभी भी देवरानी से कोई शिकायत नहीं थी। माँ, तुम ठीक से खा नहीं रही हो, आज तो खाना बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। विशाल ने ऐसा कहा तो नीता खिलखिलाते हुए बोली, क्या देवर जी, खाना सचमुच स्वादिष्ट है या भाभी को मक्खन लगाया जा रहा है? इस बात पर सभी हंसने लगे और भाभी देवर की नोकझोंक चलती रही, परंतु इन सब से अलग कविता जी किसी तरह खाने को घोंट रही थी। क्या बात है माँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? प्रशांत ने माँ की थाली में सब्जी डालते हुए पूछा। क्या खाऊं, सब्जी में नमक इतना ज़्यादा है कि खाया नहीं जा रहा, माँ ने मुंह बनाते हुए कहा। छोटे बेटे विशाल ने टोका तो दूसरी सब्जी खा लो। कविता जी मुंह चढ़ाकर बोली, उसमें तो मसाले इतने कम पड़े हैं कि मरीज की सब्जी लग रही है। यह सुनकर नीता उदास हो गई। आज उसने बड़े शौक से सास की पसंदीदा सब्जी बनाई थी। वह जानती थी कि सास खुश तो पति खुश। देवर विशाल इस बात को भाप गया, परंतु बोला कुछ नहीं। प्रशांत बोला, जाओ नीता, माँ से पूछकर कोई दूसरी सब्जी बना दो। ऐसा कैसे होगा कि सभी खाना खाएं और माँ भूखी रह जाए? नीता ने कुछ नहीं कहा, उठकर हाथ धोने लगी। विशाल से रहा नहीं गया, उसने कुछ उत्तेजित होते हुए कहा, यह क्या बात हुई भैया, भाभी को खाने के बीच से ही क्यों उठा दिया? अब कुछ नहीं बनेगा, इतना सारा खाना है, माँ कुछ भी खा लेगी। यह कहकर विशाल ने भाभी को हाथ पकड़कर बैठा दिया। विशाल, जिद मत करो, नीता को जाने दो। नहीं, भाभी नहीं जाएगी। दोनों भाई उत्तेजित हो चुके थे। अंत में विशाल ने माँ की तरफ मुड़ते हुए कहा कि वह सबकी खुशी के लिए एक दिन खराब खाना नहीं खा सकती। हमेशा तो तुम्हारी पसंद का ही बनता है। भाभी कभी कुछ नहीं कहती, मुख दर्शक की भांति हमेशा चुप रहती। उनकी भावनाओं की कभी तो परवाह किया करो। सभी की मांगों को वह पूरा करती। उनकी क्या मांग है, कभी किसी ने पूछा है? मुझे भी पनीर की सब्जी पसंद नहीं, फिर भी मैं खा रहा हूँ। जानती हो क्यों? इसीलिए कि सिर्फ इस पल के लिए हम सब इंतजार करते हैं। आज खाना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि खाने की आड़ में हम सब एक साथ बैठकर एक दूसरे को बहुत नज़दीक महसूस करते हैं। तुमने देखा, मेरी जरा सी प्रशंसा से भाभी का मुरझाया चेहरा कितना खिल गया था। प्रशांत बोला, विशाल, तुम्हें माँ को समझाने की ज़रूरत नहीं, वह बहुत दुनिया देख चुकी। कविता जी अब चुप थी। उन्होंने कहा, तुम लोगों को मेरे कारण बहस करने की आवश्यकता नहीं। अरे, सारे झगड़े की जड़ तो इस घर में मैं ही हूँ। इस घर में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मैं तुम लोगों से और कुछ तो नहीं ही कहती हूँ। आज से अपने खाने के बारे में भी कभी कुछ नहीं कहूँगी। यह कहते हुए कविता जी खाना छोड़कर उठ खड़ी हुई और अपने कमरे में चली गई। प्रशांत गुस्से में भरकर बोला, जरा सी बात का तुम लोगों ने बतंगड़ बना दिया। फिर पत्नी की तरफ देखते हुए बोला, सब इसकी वजह से हुआ। यह अगर सब्जी बना देती और सभी लोग थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लेते तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। विशाल बोला, भैया आप बात नहीं समझ रहे हैं।
मेरे कहने का अर्थ यह नहीं था कि अब हर समय तनावग्रस्त रहना है और बात बात पर मीन मेख निकालना माँ की आदत बन गई। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि इस बात की क्या गारंटी थी कि माँ भाभी की दोबारा बनाई गई सब्जी खा लेती। यदि वह उसमें भी मीन मेख निकाल देती तो आदमी का मन अच्छा नहीं हो तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्रोध में भरकर प्रशांत बोला, माँ तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो ठीक है, कहो तो मैं माँ को लेकर कहीं चला जाऊँ। यह क्या कह रहे हो भैया, आप होश में तो हो? जो भी कह रहा हूँ पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। पाँव पटकते हुए प्रशांत वहाँ से बाहर निकल गए। खाना वैसे ही पड़ा रहा मगर खाने वाले भारी मन से उठकर जा चुके थे। आज 2 सप्ताह बीत चुके थे। कविता जी चुपचाप ड्राइंग रूम में बैठी थी। उस दिन के बाद से घर की सारी खुशियाँ गायब हो चुकी थी। दोनों भाइयों के बीच बातचीत बहुत कम होती थी। कविता जी हर समय उदास बैठी रहती थी। बहुएं मशीनी जीवन जी रही थी। बच्चे अपनी दुनिया में मस्त थे। फ़ोन की घंटी बजी। कविता जी ने फ़ोन उठाया। उनकी बेटी सुमन का फ़ोन था। उसने कहा कि वह 2 दिनों के बाद आ रही है, 1 महीने के लिए। महीनों बाद कविता जी के होठों पर मुस्कुराहट की एक पतली सी रेखा खिंच गई। पल भर को लगा कि जैसे उसका कोई बहुत अपना उसके पास आ रहा है। एक वही तो है इस पूरी दुनिया में जिससे वह अपना दुख बांट सकती है। इस पर आए वातावरण से तो वह तंग आ चुकी थी। सब अपनी मर्जी के मालिक, किसी को उनसे मतलब नहीं। चिंटू ने पूछा, दादी किसका फ़ोन था? अरे तेरी बुआ आ रही है, कविता जी ने पोते को प्यार से थपथपाते हुए कहा। दादी तो बच्चों को हमेशा काट खाने को दौड़ती थी, पर आज जब चिंटू के साथ प्यार जताया तो वह थोड़ा अनमना सा हो गया और अपनी मम्मी के पास भाग गया। शाम तक सबको पता चल चुका था कि सुमन नैनीताल से आ रही। सभी बहुत खुश थे, लेकिन किसी ने कहा कुछ नहीं। माहौल वैसे ही बना रहा। दोनों भाई ड्राइंग रूम में बैठे थे। कविता जी भी वहीं बैठी थी। छोटी बहू रिया अभी अभी ऑफिस से थकी हुई आई थी। वह भी एक कोने में बैठी थी। बच्चे भी वहीं थे। सभी की नज़रें टीवी की तरफ थी। वातावरण इतना बोझिल था कि सभी बिना मन के टीवी देख रहे थे। नीता सभी के लिए ट्रे में चाय लेकर चली आ रही थी। अभी रास्ते में ही थी कि कविता जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, बहू। और नीता ट्रे लिए गिरते गिरते बची। कितने दिनों के बाद उसे ऐसी उत्साह भरी आवाज़ सुनाई पड़ी थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह कविता जी के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। बहू, घर में घी है क्या? सुमन को गुजिया बहुत पसंद है। सोचती हूँ हम लोग मिलजुल कर बना लेते हैं। माँ के इस रूप को देखकर सभी हतप्रभ थे और 2 दिनों के भीतर जब तक सुमन नहीं आई, कविता जी की फरमाइशें बढ़ती गई। बेटी के स्वागत में व्यंजनों का ढेर लग गया। आखिर सुमन आ ही गई, परंतु उसके साथ पति नहीं आए। वह अपने बेटे के साथ अकेली ही आई। शादी के बाद सुमन 2 वर्षों के बाद पहली बार मायके आई थी। घर का पूरा माहौल ही बदल गया। कविता जी सारे दिन बेटी और उसके बच्चे के साथ व्यस्त रहती। सुमन अपनी माँ के कमरे में ही सोती और देर रात तक उनकी बातें सुनाई पड़ती रहती। इसी बीच कविता जी ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि वह कुछ महीनों के लिए सुमन के साथ नैनीताल चली जाएगी। बेटी को आए हुए 2 सप्ताह बीत चुके थे। सुमन ने माँ में हुए बदलाव को भांप लिया था। उसने यह भी देखा कि जितनी फिक्र माँ को बेटी की रहती है उतनी किसी और की नहीं। जो भी हंसती बोलती बेटी से ही, बाकी लोगों से कटी कटी रहती थी। एक दिन कविता जी बेटी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। इतने में प्रशांत, जो 2-3 दिनों से ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया हुआ था, वह आ गया और आते ही उसने माँ के पैर छुए। तब तक बच्चे दौड़ पड़े। प्रशांत उनमें व्यस्त हो गया। कविता बेटे को देखकर अचानक चुप हो गई। सुमन ने इस बात पर गौर किया। जब माँ से यह पूछा कि उसने भैया के आते ही उनका हाल क्यों नहीं पूछा, क्योंकि पहले तो कविता बेटों के आते ही उनके पास दौड़ जाती थी। इस पर कविता का यही रोना था कि अब तो बेटों का अपना संसार है, उन्हें माँ की क्या आवश्यकता। यह सब तो फॉर्मलिटी है, लोक दिखावा है कि हम माँ की सेवा करते हैं। सुमन माँ में हुए इस बदलाव को देखकर बहुत दुखी थी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? वह सोच रही थी कि माँ को कैसे समझाए, क्योंकि माँ का आजकल स्वभाव बन गया था कि हर बात का उल्टा अर्थ निकालती थी। सुमन यह समझ गई थी कि एक बार यदि माँ उसके पास चली जाती तो आने के बाद भाई भाभीओं का जीना और भी हराम कर देगी। हर बात में बहुओं की तुलना बेटी से करेगी। जाने के दिन जैसे जैसे पास आते जा रहे थे, सुमन की चिंता बढ़ती जा रही थी। दोपहर को सुमन और कविता जी खाना खाने के बाद ड्राइंग रूम में बैठी थी।
सुमन तो अनमने ढंग से बैठी थी, मगर कविता जी बहुत खुश थी। इतने में नीता आकर चाय दे गई। कविता जी को दोपहर में चाय पीने की आदत थी। नीता जा ही रही थी कि सुमन ने रोक लिया। आप भी बैठिए ना भाभी हमारे साथ। नीता बैठ गई, मगर कविता जी ने मुंह बना लिया। एकाक ड्राइंग रूम का वातावरण भारी सा हो गया। नीता समझदार थी, बच्चे का बहाना करती हुई वहां से उठकर चली गई। कितनी अजीब बात। एक लंबी सांस खींचते हुए सुमन ने कहा, माँ, तुमने भाभी का दुख कभी महसूस किया है? 5 वर्षों में वह बूढ़ी दिखने लगी। माँ, मुझे आए हुए 3 सप्ताह बीत चुके। इस घर में कहीं कोई बदलाव नजर नहीं आया, सिर्फ तुमको छोड़कर। बहुत बदल गई हो माँ आप। तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि तुम्हारे जैसे बेटे बहुत कम लोगों को मिलते हैं। बहुएं तुम्हारे इशारे पर नाचती, उनमें तुम्हारे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं। तुम कितनी सुखी हो इसका तुम्हें एहसास नहीं। कविता जी चौंक कर बोली, नहीं बेटी, तुम नहीं जानती, यह तो इनका दिखावा है। वास्तव में किसी को मुझसे प्यार नहीं। सभी की आंखों में पराया झलकता है। सुमन बोली, एक बात बताओ माँ, इन 5 वर्षों में तुम्हारे मन में एक बार भी भाभी के प्रति बेटी का भाव जागा? तुमने कितनी बार प्यार से बेटी कहकर उनके सिर को सहलाया? कभी उनकी इच्छाओं को जानने का प्रयास किया है? उनकी भावनाओं को समझा है? फिर तुम उनसे कैसे आशा कर सकती हो कि वह तुम्हें माँ समझे और उनके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम हो? कविता जी अवाक होकर देखने लगी। सुमन बोली, इन बहुओं के प्रति तुम्हारे मन में इतनी आक्रोश की भावना है कि अपने बेटे को भी तुम उन्हीं से जोड़कर देखने लगी हो। तुमने सारा जीवन कष्ट और संघर्ष में बिताया, आखिर किसके लिए? सिर्फ इसीलिए ना कि तुम्हारे बच्चों का संसार बस जाए। आज जब वह अपने संसार में रम गए हैं तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? कविता जी बोली, बेटी, मेरी भावनाओं को समझो। सारा जीवन मैंने अपने आप को भुलाकर तुम लोगों का मुंह देखकर बिता दिया। जो बात तेरे पिता को करनी चाहिए थी, मैंने माँ के फर्ज के साथ साथ उस दोहरे फर्ज को भी निभाया है। इतने के बाद यदि अपने बच्चे से मैं थोड़ी सी आशा कर लेती हूँ तो क्या यह मेरा हक नहीं बनता? सुमन ने कहा, तुम्हारी बात एक हद तक ठीक है माँ, फिर भी एक बार तुम अपनी आत्मा से पूछ कर देखो कि संघर्ष में जिस जीवन को तुमने गंवा दिया, क्या उस जीवन को अपने बेटों से तुम वापस मांग रही हो? तुम्हारा इस तरह से सभी के प्रति असंतोष और आवश्यकता से ज़्यादा आशा रखना क्या सही है? कोई माँ प्रसव के समय हुई वेदना को अपने बच्चों से कभी वापस मांगती है क्या? जब तुम अपनी बहू को, जो तुम्हारे हर दुख सुख का हिस्सा है, अपनी बेटी नहीं मान सकी तो अपने दामाद को तुम कैसे बेटा मान सकती हो, जो तुम्हारे पास 1 घंटा भी नहीं रहा है? आज अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ चलकर हमेशा के लिए रहो तो असलियत यह है कि तुम वहाँ भी नहीं रह पाओगी। तुम्हारे नैनीताल चलने के लिए मना नहीं कर रही हूँ माँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि तुम मेरे पास रहो, परंतु इस घर को यह एहसास कराकर जाना कि तुम इन लोगों से ऊब कर जा रही हो, यह मुझे उचित नहीं लग रहा। वह मेरे भी भाई हैं और तुम्हारे साथ साथ उनके सुख दुख की भी मुझे परवाह है। प्रशांत भैया तुम्हें बहुत मानते हैं, उनकी आत्मा तुम में बसती, वह तुम्हारे लिए पूरे परिवार को ठुकरा देंगे। ठीक इसके विपरीत विशाल भैया किसी एक के लिए पूरे परिवार को बिखरने नहीं देंगे। वह एक तुम भी हो सकती हो या नीता भाभी भी हो सकती। ऐसे में तुम इन दोनों को कितना बड़ा घाव देकर जाओगी, इसका एहसास तुम्हें है क्या? यह घर तुम्हारा है माँ, और घर में जितने लोग हैं सभी तुम्हारे खून से सींचे हुए हैं। ऐसे में अपने आप को तुमने इस घर से अलग कैसे कर रखा है? इस बात को घटे आज 3 दिन हो गए थे। दोनों माँ बेटी के बीच इस संबंध में फिर कोई बात नहीं हुई। सुमन के जाने के 2 दिन बचे थे। ननद के जाने की तैयारियां चल रही थी। साथ में ले जाने के लिए सूखे व्यंजन बन रहे थे, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। कविता जी अपने कमरे में बैठी हुई कोई पुस्तक उलट पुलट कर देख रही थी। तभी किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। उसने पीछे घूम कर नहीं देखा। माँ, परसों तो तुम जा ही रही हो। नैनीताल में इस समय ठंड होगी। तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े ला दिए हैं, इन्हें रख लो। यह आवाज़ प्रशांत की थी। कविता जी ने कुछ भी नहीं कहा, वैसे ही पुस्तक के पन्ने पलटती रही। प्रशांत लौट गया। कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। रात में सभी एक साथ खाने के लिए बैठे थे। सुबह में सुमन को नैनीताल जाना था। माँ के साथ सभी के भीतर हलचल थी, मगर सभी खामोश थे। विशाल ने खामोशी तोड़ी। माँ, तुमने अपना सामान पैक कर लिया क्या, या मैं कर दूँ? नैनीताल में अभी ठंड होगी, अपना पूरा ध्यान रखना वरना बीमार पड़ जाओगी। जाओ, जाकर जल्दी सो जाओ।
सुबह जल्दी उठना है और हाँ, सप्ताह में 2 बार फ़ोन अवश्य करना, नहीं तो हमें चिंता लगी रहेगी। लेकिन मैं जा कह रही हूँ, कविता जी के कथन ने सभी को चौंका दिया। बेटी, तुम्हारी बातों ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। यह सच है कि मनुष्य जब किसी पेड़ पर उल्टा लटक जाए तो उसे पूरी दुनिया उल्टी नजर आती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुमन, मैं नैनीताल जाऊंगी अवश्य, लेकिन अभी नहीं, बच्चों की छुट्टियों में हम सभी साथ जाएंगे। यह कहती हुई कविता जी अपने कमरे में चली गई। खाने पर बैठे सभी लोग यह देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे और आज यह बदलाव देखकर सभी बहुत खुश थे। सुमन भी अपनी माँ में यह बदलाव देखकर बहुत खुश हुई और अगले दिन खुशी खुशी अपनी ससुराल वापस लौट गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और घंटी का ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।